न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव शर्मा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गौरव जी बहुत हंसमुख लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सवाल मेरा है कि तकरीबन 1 महीना हो चुका देश का बजट आए हुए, तो क्या लग रहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी का जो बजट है देशवासियों के लिए कितना बेहतर है सर? बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आदमी जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो उसकी हर महीने एक सैलरी में से डिडक्शन होती थी, जस्ट लाइक ए EMI ऑफ TDS। जो उसका एम्प्लॉयर था वो एक EMI की तरह से उसकी सैलरी में से TDS काटता था। तो अब क्या है, उसके ऊपर वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ का। यदि हम पूरे साल भर में देखते हैं तो वो इफेक्ट 70,000 रुपये का है, लेकिन जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो 5-6 हज़ार रुपये महीना का है। तो वो टैक्स की सेविंग करके वो आदमी 5-6 हज़ार रुपये की एक SIP ले सकता है और उस SIP के थ्रू अपनी अर्निंग और इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंक्रीज़। तो कहीं ना कहीं बात ये नहीं है कि वो 70,000 बचा रहा है। अगर मैं उसको दूसरे नज़रिए से देखूँ तो वो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ बचा रहा है, और वो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी में से जो इनकम टैक्स कटता है वो जस्ट लाइक के कटता है TDS। और जो TDS जो होता है वो एम्प्लॉयर मंथली एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि हम हर महीने इतना काटेंगे और जमा करेंगे। तो वो अब कटना बंद हो जाएगा। तो 5-6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये हर एक की स्थिति से हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने एक पर्सनल यूज़ में कह लो, अपनी खरीदारी में कह लो, मौज मस्ती में कह लो, या फिर अपने कहीं पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो बैंक में RD करवा ले या SIP करवा ले। क्योंकि उसकी जो हैबिट है वो पहले से ही, वो कहते हैं समझदार एम्प्लॉई है तो पहले से ही उसको हैबिट है कि वो उसके 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ लेस होके ही आते थे। अब वो अगर उसको कहीं और कर देगा इन्वेस्ट तो उसकी एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। जो सरकार को टैक्स के रूप में देना होता था, हाँ, वो पैसा बच जाएगा उसका। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेगा। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस की कि वो SIP वगैरह में हर महीना हाँ, क्योंकि जो उसको सैलरी पहले मिल रही थी अब बढ़ के आएगी 5-6 हज़ार रुपये, तो वो उसको यूज ना करके कहीं इन्वेस्ट कर ले तो उसके लिए सेविंग हो जाएगी। गौरव जी सवाल ये था कि वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि भाई इस कदम को उठाने से राजस्व का 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब कहते हैं टैक्स की बचत होएगी तो जो परचेज करेगा कहीं वो परचेज करेगा, तो जब वो परचेज करेगा तो उसके ऊपर 18% या 12% जो भी सेवाएं वो लेगा उस पर GST पे करेगा, इनडायरेक्ट वे में GST हाँ जाएगा। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो जो 18% GST देगा वो अपने मन से देगा। उसने वो सेवा या वो वस्तु खरीदी है तो उसके ऊपर उसने टैक्स दिया, और वहाँ पे वो टैक्स दे रहा था तो उसको कहते हैं उसका कुछ नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं मिल रहा था लेकिन वैसे डायरेक्टली नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे वो टैक्स देगा इनडायरेक्टली, लेकिन उसको कहते हैं सेवा या फिर कहते हैं वस्तु या फिर कहते हैं इंजॉयमेंट मिलेगा डायरेक्टली, या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसी से रूप में उसको कुछ ना कुछ, आप मॉनेटरी रूप से कह लो या फिर सेवा या वस्तु के रूप में कह लो, तो उसके ऊपर वो GST पे करके उसके मन को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई मैंने ये चलो इस पर 18 दिया तो मेरे 100 बचे तो मैंने उस पर 18 ही तो दिया, कुछ खरीदा तो मैंने, कुछ खरीद लिया मैंने। तो सर इससे मतलब मध्यम वर्ग में बहुत खुशी है। हाँ सर देखिए बहुत खुशी है सर। एक बात बताइए, कहते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी के 5-6 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो वो अपनी वाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकता है सर, उसकी वाइफ की खुशी होएगी, बच्चों की, हाँ कुछ ना। सर देखिए यदि किसी आदमी को 100 रुपये देने हो और आपकी जेब में 99 रुपये हो तो एक की भी कीमत होती है, यहाँ तो 5-6 हज़ार रुपये है सर, बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है सर। अच्छा सर एक बड़ी बात और था, इस बजट में कृषि पर, निवेश पर और आपका MSME सेक्टर पर और स्टार्टअप पर बहुत जोर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ डेफिनेटली बढ़ेगा सर। सब देखिए हमारे देश में सबसे जो मजबूत तंत्र है वो खेती है, सबसे जो मजबूत तंत्र है वो खेती है। जब किसान का विकास होगा तो किसान के विकास से ही पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कहते हैं जो बड़े शहरों से 100-150 किलोमीटर दूर आप किसी भी शहर से जाओ तो आपको किसान ही मिलेगा। तो जब तक किसान का विकास नहीं होगा जब तक शहर का विकास नहीं होगा, क्योंकि शहर में भी जो बच्चा आता है वो गांव से तो आता है। आज की डेट में 100 लोग अगर शहर में रह रहे हैं
तो उसमें से कहीं ना कहीं 70 लोग गांव से तो आए हैं। गाँव से। जब गांव में और विकास होएगा तो आदमी शहर में आएगा, तो शहर का विकास भी होगा। क्योंकि जब तक किसान नहीं कमाएगा तो वो शहर अपने बच्चों को पढ़ने कैसे भेजेगा। इसलिए साहब कहते हैं खेती का विकास होना बहुत जरूरी है। तो इस बार खेती पे फोकस है और स्टार्टअप। सब देखिए, स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है देश के लिए, अगर स्टार्टअप नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और वो युवा या तो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। अब जब वो युवा व्यवसाय करेगा तो वो स्टार्टअप की ही तो परिभाषा में आएगा। बस उसके बाद अगर पूंजी नहीं तो स्टार्टअप ही सहारा है। स्टार्टअप ही सहारा है। तो जब वो स्टार्टअप में कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेगा और मेहनत करेगा, तो सर देखिए 100 लोग करेंगे तो 100 में से 10 अच्छे ऊपर जाएंगे, 50 मीडियम रहेंगे, 40 कि अपनी स्थितियाँ बनेंगी अलग अलग लेवल पे। लेकिन उसमें 10 ऊपर जाएंगे जिससे देश का विकास। हाँ सर देखिए, जब स्टार्टअप का देश में विकास होगा जब भी तो विदेश में जाके उसका नाम होगा। जैसे अमेजॉन है, कितने अमेजॉन है, कम समय में पूरे देश में कितना अच्छा टर्नओवर हो गया। हाँ जी सर देखिए, अमेजॉन या कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो, शुरुआत में हर एक बिजनेस एक स्टार्टअप की परिभाषा में आता है। अब चाहे वो स्टार्टअप की कहते हैं कि का लाभ ले या ना ले, उसको आप स्टार्टअप ही कहोगे। और स्टार्टअप जो होता है वो अपनी पूंजी से शुरुआत होती है, फिर बाद में आजकल सरकार इतने बेनिफिट दे रही है, बैंक इतने बेनिफिट दे रही है कि अगर आपके पास टेक्निक है तो आपको बैंक बहुत और सरकार बहुत फ़ायदा दे रही है, और बगैर किसी सुरक्षा मानक के। हाँ जी, लोन दे रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कोई उसमें वो नहीं है कि भाई गिरवी रखिए, हाँ जी, कुछ पोजीशन बहुत सारी स्कीमें हैं। अगर आपके पास अच्छा प्रपोजल है तो कहते हैं बाज़ार में इन्वेस्टर और बैंकर बहुत आसान है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपके अंदर क्षमता है तो लोन और इन्वेस्टर देने के लिए बाज़ार में बहुत है। सरकार भी बहुत सहायता कर रही है। बस आप में अपनी एबिलिटी होनी चाहिए कहते हैं कि जो है आप कुछ कर सकते हो और सामने वाले को दिखा सकते हो कि आपके अंदर करने की क्षमता है। तो बाज़ार में पैसे लगाने वाले बैंकर और स्टार्टअप में लगाने वाले इन्वेस्टर बहुत हैं। तो स्टार्टअप से सर रोजगार भी मिलेगा और देश तीसरी साहब देखिए, अगर कोई आदमी एक स्टार्टअप की शुरुआत करता है तो 5-6 एम्प्लॉय को तो रोजगार पहले दिन ही दे देगा। जब उसका और बिजनेस बढ़ेगा तो और होगा। तो कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा था कि 100 में से 10 स्टार्टअप सक्सेस अगर होते हैं, सक्सेस मतलब बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 स्टार्टअप 1000 लोगों को रोजगार दे देंगे। जी 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 जी। अच्छा गुरु जी, इसी में बस 5 मिनट आप लेंगे। एमएसएमई सेक्टर को नए ढंग से परिभाषित किया गया है। जो माइक्रो कंपनियां हैं उसको एमएसएमई में जोड़ा गया है। एमएसएमई सेक्टर की जो लिमिट है मेरे ख्याल से 500 करोड़ तक की बढ़ा दी गई है। सब देखिए, लिमिट बढ़ाना तो आज के समय की बेसिक नीड है। क्योंकि पहले लोहे की कीमतें कम थी, अब लोहे की कीमतें ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। तो जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम की जो परिभाषा है उसको भी बढ़ाना मजबूरी ही है। क्योंकि यदि हम पुरानी कीमतों के हिसाब से ही लेके चलेंगे तो फिर वो जो आपका कहते हैं माइक्रो में आना चाहिए वो स्मॉल में आ जाएगा, या फिर जो स्मॉल में आना चाहिए वो आपका लार्ज में आ जाएगा। तो कीमतें तो सब कहते हैं बढ़ानी जरूरी है ना, तो इसीलिए बढ़ाया गया हाँ लिमिट। जी, हाँ जी। और जो सबसे बड़ी बात है सर, जो देश की धरोहर है, मतलब बुनियाद है एमएसएमई सेक्टर, ज़्यादातर लोग इन्हीं से सामान खरीदते हैं, उनका पैसा नहीं मरेगा सर विदिन 45 डेज। साहब देखिए, 45 डेज वाला जो रूल है वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कोई भी किसी को कहते हैं जो है दबाव में नहीं ले सकता। आदमी किसी से पता करता है परचेजिंग, फिर उसके बाद उसको दबाव में लेता था। तो हाँ, तो कहते हैं जो है पहले आदमी दबाव में आता था, व्यापारी को दबाता था। तो इस 45 डेज़ की उससे 45 डेज़ की लिमिट से कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर डर नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत सारे व्यापारी सीसी लिमिट के भरोसे व्यापार करते हैं। तो सीसी लिमिट में भी कहते हैं बैंकर भी चाहता है कि उसके 90 डेज़ के ही डेटर रहें। तो कई बार क्या हो जाता है कहते हैं कि जो है वो डेटर की जो सीमा होती है वो 90 डेज से ऊपर हो जाती थी, लेकिन इस 45 डेज के वाले रूल से वो एक कंट्रोल में आ जाएगा और उसमें कि व्यापारी भी मजबूत रहेगा और देश भी मजबूत होगा। सर एक सवाल और भी था, हमारे देश में सर इंफ्रास्ट्रक्चर या सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल व्हीकल
या और बहुत सारे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? साहब देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ में समय तो लगेगा ही। हाँ हाँ हाँ। देखिए, विकास जो होता है कहना बड़ा आसान है, लेकिन विकास होने में वक्त लगता है। और दिखने में समय लगता है। आज अगर आप सोचेंगे कि मेरे को कहते हैं कुछ करना है, तो उसका असर 10 साल बाद दिखाई देगा। तो जो आज नीति बनी है उसका असर आपको आज से 5 साल बाद दिखाई देगा। तो ऐसे ही कहते हैं जो डॉलर की और रुपीज़ की जो परिभाषा है वो ओवर द पीरियड कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, अगर संपूर्ण देश का सभी गतिविधियों में विकास होगा तो एक ना एक दिन रुपये और डॉलर की जो आपस में डिफरेंस ज़्यादा है वो भी कंट्रोल होगा। गौरव जी, क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ के लोग हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक वक्त था बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन अब जो है सब लोग चाइना पे डिपेंडेंसी हो गई है, ट्रेडर्स ज़्यादा हो गए, मैन्युफैक्चरर कम हो गए सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि कहते हैं कि जो है कि हम चाइना पे डिपेंड है नहीं है, कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड है, और कुछ चीज़ें कहते हैं जो है बदलाव जब हमारे देश में युवा नई टेक्निक सीखेगा तो हम धीरे धीरे चाइना के उससे अपने ऊपर आएंगे, मुक्त कर लेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक युवा का विकास नहीं होगा तब तक हम कहते हैं जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। देश में ग्रोथ जब भी होएगी जब युवा नई चीज़ लेके आएगा, और स्टार्टअप सरकार उसको हाँ जी दे ही रही है। क्योंकि सर देखिए, चाइना पे हम क्यों डिपेंड है, चाइना पे हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यही तो है कि हमारे देश में अभी उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उतनी सस्ती नहीं हो रही है। जब अब सरकार कहते हैं युवाओं को कहते हैं स्टार्टअप के लिए इंक्रेज कर रही है तो धीरे धीरे वो सब भी कम हो जाएगा सर। राइट। अच्छा गौरव जी, एक सवाल और भी था कि जैसे अभी आपने देखा महाराष्ट्र में सुना, या इसके पहले यस बैंक का हुआ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आरबीआई को अपनी गाइडलाइन बैंकों के लिए और मजबूत करनी चाहिए? हाँ सर, करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कहते हैं जो है, जब हालांकि आज की डेट में भी आरबीआई की गाइडलाइन बुरी नहीं है, लेकिन और आरबीआई समय तो समय के हिसाब से अपनी नीतियां बदलता रहता है और जो कि आगे भी बदलता रहेगा। तो समय के हिसाब से बदलाव तो एक नेचुरल वे है जो कि आरबीआई करता आ रहा है। बड़े अच्छे हमारे देश के गवर्नर साहब हैं, बहुत अच्छी नीतियां बनाते हैं और वहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। हम उनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि वो बहुत हमसे पहले सोचते हैं। जी सब देखिए, मैं अकेला सोचने वाला हूँ, वहाँ पे 100 लोग सोचने वाले हैं, तो मैं अकेला उन 100 लोगों पे ये क्यों कहूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो 100 लोग सोचने वाले हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। आज की डेट में यदि हम अकेले सोचेंगे कि उन्होंने ये करा तो शायद सही नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भविष्य में दिखाई देगा कि जो उन्होंने नीति बनाई थी कहीं ना कहीं सही थी। क्योंकि हम अकेले ही सोच के किसी चीज़ को गलत कह देते हैं तो वो गलत है। लेकिन सरकार और आरबीआई जो नीतियाँ बनाती हैं वो काफ़ी अच्छी विचार विमर्श के बाद बनाती है, क्योंकि उन लोगों को देश चलाने का और कहते हैं अर्थव्यवस्था संभालने का काफ़ी पूरा अनुभव होता है। तो गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको ढंग से समझना और समय दे के समझना बहुत मुश्किल है, जो कि हर एक आदमी नहीं कर पाता। जबकि मेरा मानना ये है कि हमें समय दे के समझना चाहिए कि आरबीआई ने और सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई हैं। लेकिन थोड़ा सा जैसे भी महाराष्ट्र में आपने देखा, कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया, ताला लग गया, सारे साहब देखिए, इतने अगर 100 लोग काम करेंगे तो एक में तो गलती होगी भी ना। क्योंकि देखिए, आप किसी कहीं ना कहीं कई बार ये लगता है कि जो है ये बंद हो गया या वो बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो कुछ हुआ वो एक दिन में हुआ। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं क्या पता उनकी नीतियों में कोई कमी रही हो, या फिर क्या पता कहीं कोई बीच में फ्रॉड आ गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ लोन देने में अनियमितता थी, लोन देने में अनियमितता भी कह सकते हैं, या फिर कहते हैं कैसी पूर्ण जानकारी, तो सर देखिए हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन कहीं ना कुछ तो जैसे देखिए जब आदमी काम करता है तो गलतियां तो होती हैं, स्वाभाविक है। सर इस बजट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बनाया, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ अपील करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ों को अगर छोड़ा गया हो तो आपकी एडवाइस कुछ हो कि भाई अगर इस चीज़ को शामिल कर लेते तो और बेहतर होता? सर देखिए, इस चीज़ में कहते हैं जो है अगर आप कुछ समय देंगे
तो हम सोच के बता देंगे इस जरूर, पे भी। सर। लेकिन सर जो पार्टनरशिप फर्म है थोड़ा उसको लिबर्टी देना चाहिए ना, उस पे टैक्स सब देखिए 30% कहते हैं पार्टनरशिप फर्म पे, हाँ एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि उस पर सीधा 31% है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट ले रहे हैं, वो उनके हैंड में टैक्स फ्री भी तो है, हाँ, वो नहीं देना होता टैक्स। वो देना होता टैक्स। मान लीजिए कहते हैं आपने 100 रुपये लगाए और पार्टनरशिप फर्म को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और आपकी कैपिटल कहते हैं जो है आप 2 पार्टनर हो 50-50 के, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 500 रुपये आपका बना प्रॉफिट, तो आपके 50 रुपये कैपिटल में 500 रुपये जुड़े, तो जो आप 500 रुपये निकालोगे वो भी तो आपके हैंड में टैक्स फ्री है सर। वो तो टैक्स फ्री है, क्योंकि ये बेनिफिट तो है। हाँ, क्योंकि शेयर और प्रॉफिट तो आपका टैक्स फ्री है सर। तो उसमें मतलब कुछ और सुधार की आवश्यकता नहीं है। ये सब देखिए सुधार तो समय की ज़रूरत है, जरूर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप वाले क्लाइंट हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे टैक्स कम है, हम पे ज़्यादा है, तो वो उनके मन में बात कहीं ना कहीं खटकती है कि भैया हमारे में और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फ़र्क है, हम भी व्यापारी कर रहे हैं, वो भी व्यापारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी अगर 25 के आसपास हो जाए तो एक अच्छी सी बात होगी। सर बस लास्ट सवाल गौरव जी, मैं सभी से पूछता हूँ, जो जीएसटी है सर 2017 में आया था, अरुण जेटली साहब लेके आए, लेकिन अभी तक इसका ट्रिब्यूनल नहीं बना। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, सब बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैसे सर पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सब देखिए ट्रिब्यूनल तो बनना ही चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल से कहीं ना कहीं जो लिटिगेशंस पेंडिंग हो रहे हैं वो जल्दी निपटने शुरू होंगे। जो व्यापारी है, क्योंकि हर एक व्यापारी चोर नहीं है, कुछ व्यापारियों की गलतियां भी हैं कि वो गलती की वजह से कहते हैं फंसे हुए हैं, या फिर कहते हैं आपका लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फंसे हुए हैं। तो चोर तो सब है नहीं, सब है ना, तो उनको कहते हैं जब कहते हैं न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक कहते हैं विभाग के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जो व्यापारी अगर कहते हैं जो आज के डेट में डर रहा है उसको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, या फिर मान लो कोई कहीं किसी लेवल पे ऐसा पॉइंट है जो आपका अपील लेवल पे या अधिकारी लेवल पे उसका निर्णय नहीं हो सकता, तो वो ट्रिब्यूनल लेवल पे हो जाया करेगा। तो जो एक व्यापारी वर्ग में आज की डेट में एक रोष है कि ट्रिब्यूनल होना चाहिए, क्योंकि सब चोर नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कई बार अकाउंटेंट भी काम करने में गलती कर देते हैं, कई बार हम भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए जो काम करेगा वो गलती करेगा। तो सर कहते हैं कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल होने से जो लिटिगेशंस इंक्रीज हो रहे हैं और डे बाई डे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो बनना चाहिए सर। जो स्लैब रेट है चाहे लोअर हो या हायर हो, उसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है? सब देखिए इस साल तो सरकार ने इतने अच्छे स्लैब रेट दे दिए हैं कि आप उसमें अभी तो कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, अभी तो वही चलने, इसलिए सही है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। लास्ट सवाल सर मैं सभी से पूछता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए सर, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत कठिन है और बड़े मुश्किल से, कोई रिजर्वेशन नहीं है, केवल पढ़ाई एक हथियार है, कहीं पेपर लीक नहीं होता। साहब देखिए हर एरिया का एक प्रोफेशन होता है। जी। आप अगर दिल्ली गाजियाबाद में देखेंगे आज से 10-12 साल पहले, तो सीए बनने का एक एरिया का वो था, क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद में ही व्यापार था जी, और कहीं नहीं था। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके जो उत्तर प्रदेश, पूर्व या बिहार की तरफ, वहाँ की तरफ के लोगों में एक क्रेज होता है अधिकारी बनने का जी। तो वहाँ पे जो बच्चा देखता है वो ही चाहता है कि मैं भी ये बनूँ। जी। तो हमने भी, हमारे कहते हैं जो जस्ट नेबर में एक भाई साहब थे वो सीए कर रहे थे, तो हमने भी सीए कर लिया। लेकिन जब सीए में कहते हैं हमने पढ़ना शुरू करा, तो मुझे अपना लेवल पे बताऊं तो मेरे बीकॉम में इनकम टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जी। तो मैं कहते हैं एक अपने अंदर से इनकम टैक्स पढ़ने का बहुत क्रेज था मुझे। तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं सीए बनी तो वो मैंने इनकम टैक्स पढ़ने की इच्छा की वजह से बना। जी कि इनकम टैक्स को मैं ज़्यादा जानूं। हाँ, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स पढ़ने का बहुत शौक था, फिर जीएसटी पढ़ने का शौक लगा, फिर धीरे धीरे कहते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे इस एरिया में जो हमारे सीनियर सीए हैं उनके पास भी अच्छा काम था सिखाने के लिए। अगर मान लो यदि आप किसी और एरिया में होते तो वहाँ पे जो सीए होते हैं उनके पास अच्छा काम वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी काम है, वहाँ का अलग लेवल है, यहाँ का अलग लेवल है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे सीए के पास काम बहुत था सीखने के लिए, तो इसलिए बच्चे सीए बने। क्योंकि ऊपर से दिल्ली में सीए की कोचिंग बहुत अच्छी अवेलेबल थी और दिल्ली जाना आना आसान था। अब कहते हैं यहाँ पे कहते हैं और हमारे आसपास लोग सीए कर रहे थे, तो इसलिए सीए बन गए।
लेकिन आज के डेट में लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी है वो सीए की वजह से ही है। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमें किसी का टैक्स जमा करवा के जो नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं उसको देना है तो देना है। देश मैं के तो सहयोग में बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं आप। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी आदमी को टैक्स देना है तो देना है, अगर बन रहा है तो वो देगा, आज नहीं तो कल देगा। जी 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 जी। क्योंकि सब देखिए कहते हैं जो है ना टैक्स आप जो देने के लिए जो टैक्स की फिगर निकली है वो आप अगर कोई आदमी आज मुगालता करता है या आज इग्नोर करता है तो कल देना पड़ेगा। कल देना पड़ेगा। क्योंकि सब देखिए जो नियम है उसका पालन तो सबके लिए सेम ही है ना सर। राइट सर, राइट। तो मतलब माता पिता और जो आपके पड़ोसी थे उनको देख के आपको लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनना माता पिता भी और प्लस कहते हैं जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, मैंने सन 2011 में सीए पास आउट करा। उस समय सीए करना बहुत चीपेस्ट कोर्स था। यस यस, आज भी है सर। आज भी चीपेस्ट है। तो एक मध्यम वर्ग का बच्चा जिसको अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है तो वो उसके लिए कहते हैं सीए करना उस समय बहुत ईजी था कि मेहनत तो वो कर लेगा लेकिन पैसे कम लगेंगे। जी जी जी। और बहुत समाज में रिस्पेक्ट, समाज में रिस्पेक्ट भी है। तो सर हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक लास्ट सवाल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? कैसा नेतृत्व लगता है आपको इनका? साहब देखिए ये नेतृत्व राम और लक्ष्मण वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी तो उस केंद्र में बैठ गए हैं और यूपी में लक्ष्मण भेज दिया है। बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए कितनी शांति है उत्तर प्रदेश में। हाँ जी साहब, देखिए कहते हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो राम और लक्ष्मण के सहयोग से यूपी का और देश का विकास हो रहा है। मोदी जी ने अपना लक्ष्मण यूपी को दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा किया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज़ के लिए। जी और बताइए। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर।